हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। आज हम बात करेंगे 7 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इन 2026। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि भारत का एक राज्य है, उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसने 2026 में भारत की पहली एआई आधारित जो वन निगरानी है जिसमें फॉरेस्ट को मॉनिटर किया जाएगा, उस प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर की है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानते हैं तो ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है। और इस पूरे जो पीडीएफ है सेशन की वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। युगांडा के नए विदेशी एजेंट कानून के तहत विदेशी हितों को बढ़ावा देने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम सजा क्या तय की गई है? अंडर युगांडा's न्यू फॉरेन एजेंट्स लॉ, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर द इंडिविजुअल्स फाउंड गिल्टी ऑफ प्रमोटिंग द फॉरेन इंटरेस्ट अगेंस्ट दोज ऑफ द स्टेट? तो इसमें 20 साल तक की जो इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, वो यहाँ पर पास की गई। तो आपको बताऊंगा कि युगांडा की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ द सॉवरेनिटी बिल 2026 जो है इसको यहाँ पर पास किया है। तो इस बिल में ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था विदेशी हितों को प्रमोट करते पाई जाती है तो उसे 20 साल तक की जो है वो यहाँ पर जेल हो सकती है। अभी जो फॉरेन एजेंट लॉ है ये बेसिकली होता क्या है, अगर कोई एनजीओ है या कोई पर्सन है या कोई भी व्यक्ति है, कोई संस्था है, वो विदेश से अगर फंडिंग लेता है या फॉरेन पावर के इन्फ्लुएंस में काम करता है तो उसे एजेंट ऑफ अ फॉरेनर की तरह हम लोग मानेंगे। और इसकी वजह से सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि युगांडा सरकार का ये कहना है कि देश की जो सॉवरेनिटी है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है और फॉरेन इंटरफेरेंस को रोका जाए, इसलिए यहाँ पर जो 20 साल का ये यहाँ पर जो पेनल्टी नेचर इन्होंने यहाँ पर रखा है वो इसलिए रखा गया है यहाँ पर। और सॉवरेनिटी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि किसी भी देश के ऊपर पूरा कंट्रोल अपना ही होना चाहिए। अगर कोई दूसरे देश की गवर्नमेंट अगर वो वहाँ पर फंडिंग कर रही है या फिर किसी ग्रुप को प्रमोट कर रही है ताकि वहाँ पर रेवेल बने, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि एजेंट ऑफ अ फॉरेनर अगर पाए गए तो 20 साल की जो जेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं वो लोग काफ़ी इस चीज़ को जो है आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये लॉ जो है वो अपोजिशन और एनजीओज़ को दबाने के लिए काम में यहाँ पर लाया जा रहा है। अच्छा, रशिया मॉडल इसको एक बार कहा जा रहा है कि रशिया मॉडल, रशिया ने 2012 में ऐसा ही लॉ बनाया था। उसके बाद बहुत सारे एनजीओज़ वहाँ पर बंद हो गए, जर्नलिस्ट जो थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ा, इसलिए इसे रशियन स्टाइल फॉरेन एजेंट लॉ जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और युगांडा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये है कंपाला। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर करेंसी जो यूज होती है वो है युगांडियन शिलिंग और प्रेसिडेंट जो है इनका नाम है युवेरी मुसेवेनी। ठीक है, तो ये यहाँ के रिसेंटली इलेक्टेड जो है प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे खंड हाल ही में अनुमोदित मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे सेक्शंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट? तो ये है इटारसी नागपुर। ये जो है अभी रिसेंट में आपको बताना चाहूँगा हुआ ये कि सरकार ने जो इंडियन रेलवे है इसके 3 बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव यहाँ पर किए हैं, तो उसमें ये जो है इटारसी नागपुर जो है ये नहीं है। ठीक है, अब ये सब जो अप्रूवल होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स जो बता रहा हूँ इसके बिहाफ पर हुआ है, ग्रीन सिग्नल इन्होंने दिया है और 3 मैसिव मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर किए हैं। इसका आउटले कितना है? यह है 23,437, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है यहाँ पर। और इस प्रोजेक्ट में जो 3rd और 4th लाइन्स हैं, 3 क्रिटिकल सेक्शन जैसे कि नागड़ा मथुरा और गंगटाल वाडी एंड जो है पुरवाल सीतापुर, ये लाइन जो है यहाँ पर है। तो अगर किसी रूट पर एक अप लाइन और एक डाउन लाइन हो तो ज़्यादा ट्रेन चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन 3rd लाइन का मतलब है कि 3rd लाइन 4th लाइन जोड़ने से है यहाँ पर जो है ट्रैफिक थोड़ा सा कम होगा। और ये जो अप्रूव सेक्शंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पहला ये वाला है, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। उद्देश्य इसका ये कि जो कंजक्शन है उसको बहुत ज़्यादा कम करना और यहाँ पर जो फ्रेट मूवमेंट है वो टाइमली होना और उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना और पैसेंजर सीट्स जो पैसेंजर ट्रेन है इनकी स्पीड जो है उसको यहाँ पर
इम्प्रूव करना, ठीक है। अच्छा, जो फ्रेट कैपेसिटी है ना वो क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे जो है वो कितना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट कैपेसिटी, ठीक है, ये चीज़ है। और आप ऐसे देख लोगे कि कई बार अगर कोल और जो फूड ग्रेन्स वाली जो ट्रेन है वो वेटिंग में अगर खड़ी रहेंगी तो उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इसलिए यहाँ पर थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन की बात की जा रही है। पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, अगर कोयला वेट करता है तो मल्टी ट्रैकिंग से ये जो समस्या है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट है कि जो ऑयल इंपोर्ट है वो कम होगा, CO2 एमिशंस जो हैं वो भी यहाँ पर कम होंगी, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रेलवे बोर्ड के बारे में हमने आपको बता रखा है कि कब ये बना और इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ओके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए 4 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति इन चारों में शामिल नहीं है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो ओम बिरला हैं, स्पीकर हैं ये, इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है 4 क्रूशियल पार्लियामेंट्री पैनल्स फॉर द ईयर 2026-7। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो ये जो एथिक्स कमेटी है ना वो इसमें नहीं है। अब आप ऐसे इसको समझो कि जो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, इन्होंने 26-27 के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं इसका दोबारा से गठन किया है, पुनर्गठन। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हर चीज़ जो हाउस में डिटेल में डिस्कस जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी कमेटीज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं। अब जैसे जो PAC है, ये वाली आपकी फर्स्ट वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका काम होता है कि गवर्नमेंट ने पैसा सही जगह पर खर्च किया है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करना। अगर सरकार ने रोड प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ दिए तो PAC ये देखेगी कि पैसा सही से यूज हुआ है या नहीं हुआ है, करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसे बहुत सारी और भी कमेटीज़ यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कैग का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, CAG, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, अकाउंट्स को ऑडिट करता है। तो PEC जो है वो उसी रिपोर्ट को जो है एग्जामाइन यहाँ पर करती है। अच्छा, एक कमेटी ऑन द एस्टिमेट्स, मतलब कि एस्टिमेट्स कमेटी, इसका काम होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने के सुझाव देना। अगर किसी स्कीम में अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है तो कमेटी उस कॉस्ट सेविंग मेथड जो है वो यहाँ पर बताएगी। और ये जो है आपकी COPU, इसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसका काम होता है कि जो PSUs होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। जैसे आप देख लो कि सेल ये सब है, तो इसमें जो कंपनीज़ की एफिशिएंसी जो है इसको एनालाइज यहाँ पर करना। तो इसीलिए इसको जो है वॉच डॉग यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक मनी की जो है वो यहाँ पर निगरानी करती है, ओके। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए। तो जैसे कि जो PAC है, विच ऑडिट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये लेड बाय द कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो अनाउंसमेंट है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ओके। और ये जो है संजय जायसवाल BJP के, ये हेड है एस्टिमेट्स कमेटी के। और जो वैजयंत पांडा हैं BJP के, ये हैं कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो तीनों के यहाँ पर कमेटी के जो लीड करने वाले जो रोल हैं तो वो इनके पास यहाँ पर है। की हाइलाइट्स को जरूर एक बार देख लेना, इससे आपके लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन कब हुआ, एस्टिमेट कमेटी कब बनी, तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। हाल ही में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के दौरान कितने MOUs पर साइन हुए, कितने अमाउंट का MOU यहाँ पर साइन किया गया है। व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडिंग वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट। तो यहाँ पर जो टोटल MOU साइन हुआ है वो हुआ है 3.53 लाख करोड़ का, ठीक है। तो 3.53 लाख करोड़ का जो वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट है, तो इसमें इतने करोड़ के MOU साइन हुए। MOU का मतलब होता है एक तरीके से एक पार्लियामेंट्री एग्रीमेंट, आप समझ लो, जो दो पक्षों के बीच में होता है। जैसे अगर कोई कंपनी गुजरात में है, जैसे कोई फैक्ट्री है, पावर प्लांट अगर वो लगाना चाहती है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सरकार के साथ MOU साइन करना पड़ेगा। MOU का बेसिक ऑब्जेक्ट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर
क्रिएट करना। अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये जो इन्वेस्टमेंट फोकस है ये हैविली स्क्यूड टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड केमिकल्स। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब आप ऐसे समझें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अगर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनकर वाटर स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन बनाया जाए तो उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब एमएसएमईज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रही हैं? क्योंकि छोटे उद्योग में जॉब्स को क्रिएट करना, लोकल इकोनॉमी को काफ़ी स्टेबल करना, मजबूत रखना, तो वो सब चीज़ों के लिए एमएसएमईज का इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें आप देखोगे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो ये सब यहाँ पर हैं। ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस देखें इसमें तो ये जो समिट है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इनके द्वारा जो है अटेंड की गई। बाद सेवरल यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पर थे और ये अमाउंट आपसे पूछा सकता है, ठीक है। लोकेशन क्या थी? कच्छ रीजन में। यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात समिट, इसका ओरिजिन मैंने आपको बता रखा है कब हुआ था, क्या इसका मेन एम है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें देख लो कितना आउटले है, वो भी आपसे पूछा था 19,744 करोड़ का, ठीक है, इतना। इट एम्स टू मेक इंडिया अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इन द वर्ल्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय विधेयक 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी यहाँ पर दी है? तो अभी जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंक्रीज द नंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस की संख्या शामिल नहीं है। तो पहले ये 33 थी, 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? भी बिल अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ है, तो अब यह संख्या जो हो चुकी है वो हो चुकी है 37, ठीक है। 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी जो है यहाँ पर की गई। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा करने के पीछे का बेसिक रीज़न यही कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं, और जब काफ़ी लंबे टाइम से जो केसेस हैं वो लगातार पेंडिंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेंसी। जैसे आप देखो कि अगर किसी व्यक्ति का कोई केस है वो 10 साल का डिसीजन जो है वो चल रहा है, अभी तक इंतजार में है, तो जस्टिस जो है वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 33 से 37 कर जाए, तो केसेस पेंडेंसी को थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है कि ऐसी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए मामलों का फैसला करती है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, सेंटर स्टेट का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डिसीजन यहाँ पर लेती है। ज़्यादा बेंचेस बढ़ेंगी तो केस जल्दी निपटेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या है? तो गवर्नमेंट का जो मेजर अकाउंट होता है ना, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इंक्लूडिंग द सैलरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द न्यू जजेस विल बी चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि गवर्नमेंट का जो मेन अकाउंट होता है, गवर्नमेंट सैलरीज और नेशनल एक्सपेंसेस जो है वो इसी फंड से यहाँ पर दिए जाते हैं, राइट। तो ये जो डेट ऑफ अप्रूवल है 5 मई 2026 का है, और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल इंक्रीज हो रहा है सैंक्शंस द स्ट्रेंथ रेज बाय द 4 जजेस फ्रॉम 33 टू 37, ठीक है, ये हुआ है। प्लस जो CGI है ये यहाँ पर रहेंगे, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, जिसमें एक CGI और 37 जो है वो अदर्स जजेस यहाँ पर हो जाएंगे, ओके। और ये हुआ है जो कैबिनेट एक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 124(1), ओके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो जनवरी 28, 1950 में हुआ था, और जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था और जुडिशियल कमेटी थी जो प्राइवेट काउंसिल, उसको यहाँ पर रिप्लेस करके ये चीज़ यहाँ पर बनाई गई थी। तो अलग अलग टाइम पर जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती आई है। 1956 में 11 थे, फिर 14, 18, फिर 26 हो गए 86 में, उसके बाद में 31, फिर 34, ठीक है। तो ये नंबर्स टाइम पर इंक्रीज होते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत UAE प्रवासन गलियारा विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इसको बोलते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024-26। वेयर डज द इंडिया UAE माइग्रेशन कॉरिडोर रैंक ग्लोबली? तो इंडिया UAE माइग्रेशन कॉरिडोर जो रिपोर्ट है उसमें भारत जो है ये 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात की जाए तो माइग्रेशन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? दो देश से दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में जब लोगों का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। ऐसे देख लो कि अगर लाखों जो इंडियंस हैं वो UAE में जाकर काम करते हैं, तो इंडिया और UAE का जो माइग्रेशन कॉरिडोर है वो यहाँ पर इस चीज़ को शो करता है, ओके।
तो इसमें अभी कुछ चीज़ें हुई हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें, द नंबर ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स रीच नियर अबाउट 304 मिलियन बाय द मिड 2024, अकाउंटिंग फॉर द 3.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये बड़ा एक नंबर है। और ये जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 है, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये 5th है। ठीक है, अगर आपसे इसमें रैंक पूछ लिया जाए कि दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो ये 5वें स्थान पर है यहाँ पर। ओके, एक चीज़ और है कि रेमिटेंस क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, रेमिटेंस, तो रेमिटेंस का मतलब सीधे से यही समझें कि विदेश में जब काम करने वाले लोग अपने देश में जब पैसा भेजते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। जैसे दुबई में कोई काम कर रहा है, अगर इंडियन वर्कर, वो हर महीने अपनी फैमिली को पैसे भेजेगा, तो वही जो है रेमिटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब ये इंडिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, क्योंकि भारत के लोग जो है वो अदर जगह पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहती है। और आप ऐसे मान कर चलें कि अलग अलग जगह पर जो लोग हैं वो तो चले जाते हैं। एक चीज़ और आपने टर्म सुना होगा, कई बार पूछा जाता है कि ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब है। ब्रेन ड्रेन से आपका क्या मतलब है? जब स्किल्ड लोग अगर विदेश चले जाएं तो उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन में आप ऐसे में कि जब इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी लाए, नॉलेज शेयर करें, तो देश में जो है वो फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन गेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन में बाहर चले जाएं, और अगर ब्रेन गेन हो रहा है तो इसमें टेक्नोलॉजी आ रही है, कंट्री में इन हो रहा है चीज़, और ड्रेन में क्या हो रहा है, चीज़ आउट हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, जैसे देखा नहीं कि सिलिकॉन वैली में काम करने वाले इंडियन इंजीनियर्स जो है वो इंडिया में स्टार्टअप इन्वेस्ट करें, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्रेन गेन। ठीक है, तो ये 2-3 टर्म्स जो है वो कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पूछी भी जाती हैं। ठीक है, हाल ही में बेंगलोर बायो इनोवेशन सेंटर बीबीसी ने कर्नाटक के स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता एमओयू जो है वो साइन यहाँ पर किया है। तो ये जो बेंगलोर के साथ में जो बायो इनोवेशन जो सेंटर है बीबीसी, तो इसमें अभी क्या हुआ है कि एमओयू साइन हुआ है एनएबीएल के साथ में, जिसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है कि जो स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल क्वालिटी एक्रेडिटेशन करवाना। तो ये इसका मेन मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ है एनएबीएल के साथ में। और आप ये भी देखिएगा कि अगर कोई मेडिकल लैब जो है वो टेस्टिंग करती है, तो एनएबीएल ये चेक करता है कि एक्यूरेसी कितना है और उसकी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, टेक्निकल क्वालिटी क्या है। तो ये एक तरीके से चीज़ें जो हैं एक गुड क्वालिटी, ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को टच करने के लिए रहती हैं। तो यही चीज़ के यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एनएबीएल के साथ में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, और ये जो ISO IEC 17025 ये क्या है, इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरीज। जैसे कि स्कूल और CBSE जो है वो रिकॉग्निशन जरूरी होता है ना स्कूलों के लिए, तो वैसे ही लैब्स के लिए जो है ISO क्रेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। बोलते नहीं कि हम ISO सर्टिफाइड हैं, तो उसी तरीके से जो लैब्स हैं इनके लिए एक ISO क्रेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे इनको ग्लोबल पहचान मिलती है। जैसे डॉक्टर लाल हो गए, मैक्स लैब्स हैं, तो इन सब के पास में एनएबीएल एक्रेडिटेशन है। और एक तरीके से जो प्रोडक्ट अप्रूवल मिलना वो भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस भी मिल जाता है अगर ये सब चीज़ें साथ में इनके रहती हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा क्या क्या है, बेंगलोर बायो इनोवेशन सेंटर और एनएबीएल, ये दो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टार्टअप लेड रिसर्च। इसके लिए स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि इसमें ट्रेनिंग इन लिस्बन है। एंड ग्लोबल फुटप्रिंट देखोगे तो बायो इनोवेशन कॉरिडोर विद ला ट्रोब यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ में ये जो है बीबीसी रिसेंटली इस्टेब्लिश कर रहा है कि यहाँ पर। और ट्रैक रिकॉर्ड और लीडरशिप की अगर हम बात करें तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है एन मंजुला इनके द्वारा। ठीक है, और रामानंद एन शुक्ला जी CEO हैं एनएबीएल के। ठीक है, एनएबीएल के बारे में थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर फुल फॉर्म पेरेंट कंपनी, और ऐसे बीबीसी, इनके बारे में मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके लिए लिख दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा भी हाल ही में जारी निर्दिष्ट गैर वित्तीय परिसंपत्तियों SNFA पर ड्राफ्ट नियमों के अनुसार जो उधारदाताओं की ऐसी अचल संपत्तियों को कितने समय के भीतर जो है वो बेचना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि RBI ने जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसको बोलते हैं SNFA, इस पर जो है वो ड्राफ्ट रूल जारी किए हैं और इसमें 7 साल की जो है बात कही गई है। ठीक है,
तो SNFA ये होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसी प्रॉपर्टी जो बैंक लोन रिकवरी के दौरान एक्वायर करता है। अब जैसे बैंक ने कोलेटरल जमा कर रखा है और उसने जब किसी को लोन दिया, सपोज करो कि 2 करोड़ का, तो उसकी प्रॉपर्टी हाउस उसका यहाँ पर अपने पास रख लिया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो बैंक के पास में यहाँ पर रखी हुई है, तो इसको जो है बैंक लोन रिकवरी के दौरान एक्वायर कर लेगा और फिर जो है वो क्या करेगा कि इसको अगर बारोअर लोन नहीं चुकाएगा तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कब्जे में ले लेता है। अब नया नियम ये कहता है कि बैंक को ऐसी प्रॉपर्टी 7 साल के अंदर जो है वो यहाँ पर बेचनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है टाइम लिमिट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक सिग्निफिकेंट ड्राफ्ट बनाया है, फिर इसका टाइटल रखा है प्रूडेंशियल नॉर्म्स स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स SNFA 2026, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर रखी गई है, ओके। अब दूसरी चीज़ क्या है, ऐसा क्यों, क्योंकि RBI नहीं चाहता कि बैंक के पास में जो है एक तरीके से वो रियल एस्टेट कंपनीज बन जाए, प्रॉपर्टीज़ इंडेफिनेटली होल्ड हो जाएं, ठीक है, कि मतलब 10 साल 15 साल तक के लिए होल्ड यहाँ पर है। तो डिस्ट्रेस सेल वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी मैटर करती है। इसका मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन में प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू निकालना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल वैल्यू। जैसे अगर किसी घर की नॉर्मल कीमत 1 करोड़ है, लेकिन जल्दी जल्दी बेचने पर 70 लाख मिल रहे हैं, तो वो ये देखेगी कि डिस्ट्रेस जो है वो वैल्यू वो यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो 7 ईयर का डिस्पोजल टाइमलाइन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो पब्लिक कमेंट ऑन दीज ड्राफ्ट डायरेक्शंस आर इनवाइटेड अंटिल मई 26 तक, जो वो यहाँ पर कमेंट्स के लिए इन्होंने ओपन कर रखा है, ठीक है, इस फॉर्मेट को। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि सरफसाई एक्ट आपने पढ़ा होगा ना, सरफसाई एक्ट क्या होता है। जो सरफसाई एक्ट होता है इसको लिखते हैं ऐसे, SARFAESI, सरफसाई एक्ट। तो ये जो लॉ होता है वो बैंक्स को कोर्ट के बिना प्रॉपर्टी ऑक्शन जो है वो करने की अनुमति देता है सरफसाई एक्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में भी कई बार चीज़ें जो है यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, RBI। और इस एक्ट के बारे में काफ़ी बार आपको पूछा है, तो ये 2002 जिसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये बैंक को अलाउ करता है ऑक्शन रेजिडेंशियल और द कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफॉल्टर्स टू रिकवर लोन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जिसमें कोर्ट का कोई मैटर नहीं करता। तो जो न्यू SNFA ड्राफ्ट है वो अलाइन कर दिया गया इसके साथ में, ओके। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में घोषित MSME एयरलाइंस के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द MSME। तो सरकार ने क्या किया है कि MSME एयरलाइंस जो है इसके लिए 18,100 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो यहाँ पर अप्रूव यहाँ पर किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा और डीप में इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि जो छोटी एयरलाइंस हैं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर देना, ओके। तो जो MSME एयरलाइंस हैं तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो आउटले है वो कितना है, 18,100 करोड़ का। पहले प्रॉब्लम ये थी कि जो रीजनल एयरलाइंस हैं इनकी फ्यूल कॉस्ट और जो इनका एयरक्राफ्ट लीज और मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ यहाँ पर की गई। अच्छा, उड़ान के बारे में आपने सुना होगा, सिग्निफिकेंट फॉर द इंडियाज डोमेस्टिक कनेक्टिविटी, दिस स्कीम टारगेट द एयरलाइंस दैट ऑपरेट अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको बोलते हैं उड़ान, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान यहाँ पर रखिएगा। और ये है, दिस मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट द ग्राउंडिंग ऑफ स्मॉलर फ्लीट एंड इंश्योर दैट द गोल ऑफ उड़े देश के आम नागरिक, ठीक है। तो ये जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं इसके लिए ये चीज़ है। अच्छा, क्रेडिट गारंटी क्या होती है, ठीक है, ये चीज़ बताओ। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट गारंटी का मतलब होता है कि अगर एयरलाइन, ऐसे देखो कि गवर्नमेंट बैंक को गारंटी दे रही है, तो अगर एयरलाइन लोन रिपे नहीं करेगी तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट बैंक का जो नुकसान है वो कवर करेगी, ठीक है। बैंक से पैसा अल्टीमेटली लिया गया है, तो अगर एयरलाइन लोन नहीं रिपे कर पाई, ना करे किसी कारणवश, तो गवर्नमेंट जो है वो बैंक का नुकसान जो है वो यहाँ पर रिकवर करेगी। तो इससे बैंक जो है वो आसानी से लोन दे देते हैं। दिस स्कीम विल बी मैनेज थ्रू द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC। इसके की हाइलाइट्स को जरूर एक बार देख लेना। अगर NCGTC इसके फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, और जो उड़ान है, ठीक है, इन दोनों के बारे में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड है VIL, इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द वोडा आइडिया
लिमिटेड VIL, तो इनका नाम है कुमार मंगलम, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला। इनको अभी रिसेंट में वोडाफोन आइडिया का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिर से बनाया गया है। अब इसका उद्देश्य यही है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, तभी इतने एक नामे जाने लोगों को दोबारा से जो है इस पोस्ट पर लाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये जो रिप्लेस करने वाले हैं रविंदर टेक्कर को, ठीक है, इनको रिप्लेस करा है। डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन DOT ने रिवाइज किया एंड फाइनलाइज किया कंपनीज का जो AGR है, ठीक है। AGR ड्यूज जो है वो 64,046 करोड़ है, डाउन फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट्स। अभी AGR होता क्या है, ऐसे आप देखो कि टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयर देना पड़ता है। अगर टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम यूज़ करेगी या फिर टेलीकॉम सर्विसेज से अर्निंग करेगी तो उसका हिस्सा गवर्नमेंट को यहाँ पर देना होगा, इसी को बोलते हैं क्या, AGR, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके पास में बहुत डेप्थ हाई है, AGR इनका ड्यू बहुत ज़्यादा है, और अगर कंपटीशन देखोगे जियो और एयरटेल से तो ये बिल्कुल निपट चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से ये चीज़ है यहाँ पर, ओके। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 का आधिकारिक विषय यहाँ पर क्या है, तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026। तो ये जो थीम है वो है स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं इसके बारे में डीप में। अब देखो, स्पोर्ट्स के जरिए यूनिटी, इंक्लूजन और इक्विटी जो है, इक्वालिटी वगैरह, इन चीज़ों को प्रमोट करना, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है ये एनुअली मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है इसकी थीम पूछी जा सकती है। फाउंडर कौन है, प्राइमो नेविलियो, 1996 में इसको पहली बार हुआ था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी है, बर्थ एनिवर्सरी 165 है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, ओके। तो क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती जो है 165वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई। बंगाली लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट को नई पहचान देना, ये सब चीज़ें हैं। तो इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता टू देवेंद्रनाथ टैगोर जो है एंड सरता देवी जो है यहाँ पर ये बॉर्न हुए थे बेसिकली। और इन पार्ट्स, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी इसको ऑब्जर्व किया जाता है ग्योर्गियन कैलेंडर जो है उसके हिसाब से, ठीक है। तो 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था और इनकी 165वीं जो जयंती है वो यहाँ पर मनाई गई है। आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो भी जो है इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये भी आप थोड़े से कुछ नोट कर लो। वर्ल्ड पासवर्ड डे, ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट होता है, तो इसकी थीम है गो पासवर्डलेस विद द पास कीज़। और जो नेशनल डे ऑफ द प्रेयर है ये USA का है। तो ये जो जितने भी आपको दिवस दिख रहे हैं ना, ये भी आपके सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो इनकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। और 7 मई को एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर रहता है, ठीक है। अच्छा, टू द पॉइंट क्वेश्चंस में लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, तो कंचनजंगा, कैनबरा और ये हैं। और ये आपके लिए 5 क्वेश्चन मैंने नए रखे हुए हैं, इनका आप रिप्लाई करिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा 5 क्वेश्चंस के आंसर पॉज करके वीडियो को। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको PDF चाहिए तो वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नए पैटर्न के क्वेश्चंस डेली, वीकली, मंथली, ये सारा डेटा आपको एक ही प्लेस पर मिल जाया करेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। और कोई डाउट है तो 8448169188 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन गाइज।